नमस्कार। मैं आज अपने साथ लेके आई हूँ भारतीय सेना के रिटायर्ड कर्नल, इंडियन आर्मी के रिटायर्ड कर्नल, कर्नल तेज टिक्कू जी। ये तेज टिक्कू जी का जन्म श्रीनगर में हुआ, वहीं पे उन्होंने पढ़ाई की और ही वॉज कमीशन इन अगस्त 1971। इन्होंने जो इंडिया पाक का 1971 का युद्ध था वो इन्होंने किया है। और इन्होंने आई मीन काम नागालैंड, मणिपुर, असम, पंजाब, श्रीनगर एंड JNK में किया है। इन्होंने अपनी PhD की 2012 में यूनिवर्सिटी ऑफ मेरठ से। एंड किताबें लिखते हैं, को ऑथर भी हैं और ऑथर भी हैं। तो हम आज इनके साथ बात करेंगे, इनके बारे में जानेंगे और भारतीय सेना के बारे में जानेंगे। तो टिक्कू जी, वेलकम आपका। और आप प्लीज अपने बारे में अपने शब्दों में कुछ बताइए। मैं क्या बताऊं, आपने मेरी ब्रीफ रिज्यूमे तो पढ़ी ली। मैंने 33 साल फौज में नौकरी करी और मैं इन्फेंट्री में था। और ये मेरी सर्विस जो उस समय के साथ कोइंसाइड हुई जहां जब आर्मी में 1971 वॉर से लेकर जब तक मैं रिटायर हुआ, कुछ न कुछ देश के विरुद्ध कार्य हो ही रहा था। जंग हो रही थी, इंसर्जेंसी हो रही थी, सियाचिन हो रहा था, श्रीलंका हो रहा था, पंजाब इंसर्जेंसी हो रही थी, JNK इंसर्जेंसी हो रही थी। तो मेरा सौभाग्य था कि मैं इन सब ऑपरेशन में मैंने भाग लिया। और फिर इसके बाद रिटायरमेंट के बाद में तब तक कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का पलायन हो चुका था। तो मैंने इस सब्जेक्ट के ऊपर भी काफी काम किया, कुछ सोशल वर्क किया। और मैं हमारी एसोसिएशन है नोएडा में, उसका अध्यक्ष बन गया। फिर मैं अपने समाज का एक बड़ा इम्पोर्टेंट मैगजीन आता है नाद में, उसका एडिटर चीफ रहा 2-3 साल। फिर मैं ऑल इंडिया जी। कश्मीर समाज का प्रेसिडेंट बना। और मैंने अभी तक 3 किताबें लिखी हैं। और काफी सामाजिक काम, और मैं इंटरनेशनल अफेयर्स, टेररिज्म, सिक्योरिटी, इंडो पाक रिलेशंस के ऊपर टेलीविजन डिबेट्स में काफी सक्रिय हूँ। और बस इन्हीं विषयों में जो भी देश के लिए काम हो सकता है मैं वो करता हूँ। अभी हमने संपर्क भारती भी एक एसोसिएशन शुरू करी है। और इन्हीं कामों में मैं व्यस्त रहता हूँ और यही मैं काम करता हूँ। संपर्क भारती के लिए हम बाद में बात करेंगे। उनके लिए एक दिन आपको भी और डॉक्टर कयूर को इकट्ठा बिठाएंगे दोबारा से। बट मैं आपकी ये जो सो आप बेसिकली कश्मीरी हैं, बिकॉज जी। यू बॉर्न बॉर्न इन कश्मीर ना। जी। सो यू आर, सो आपका कश्मीर से बहुत गहरा नाता है, रिश्ता है। और ऑब्वियसली जो आपने किताब लिखी है उस बारे में भी हम बात करेंगे। पर आप थोड़ा सा हमें अपना जो जब आप सेना में थे तो उसके बारे में थोड़े से कुछ अपनी यादें शेयर कीजिए। कि आपको कैसा लगता है कि आप जब सेना में थे और जब और जो नॉर्मल नागरिक है, राइट, वो आपको कैसे देखता है, या सेना वाले लोग कैसे समझते हैं कि हमको कैसे बाहर देखा जाता है, वो शेयर कीजिए। क्योंकि आई मीन आई कम फ्रॉम अ डिफेंस फैमिली एज वेल। माय फादर एज वेल वाज इन आर्मी, सो इज माय अंकल्स। बट जो फैमिलीज होती हैं वो आर्मी वालों की फैमिलीज बड़ी डिफरेंटली सफर करती हैं इनडायरेक्टली। जब 71 की वॉर हो रही थी, आई नो माय फैमिली वाज इन्वॉल्व इन देयर एंड ऑल दैट। सो आप लोग वहां रह के कैसा महसूस करते हैं जब आर्मी के अंदर आप सर्व कर रहे होते हैं? देखिए, अ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आर्मी की लाइफ जो है हमारे टाइम में तो बिल्कुल बहुत मुश्किल लाइफ होती है फौज की लाइफ। क्योंकि आपकी फैमिलीज को आपसे दूर रहना पड़ता है। और एक एक समय था, बल्कि मैं तो ये बोलूंगा 62 के बाद अभी तक आर्मी की कमिटमेंट्स इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि वो आमतौर पर फील्ड एरिया, नॉन
नॉन फैमिली स्टेशन में ही आमतौर पर रहते हैं। जी और नॉन फैमिली स्टेशन का मतलब है कि आपकी फैमिलीज के को अलग रहना पड़ता है। जी इस वजह से घर चलाने का काम, बच्चों को बच्चों की अपब्रिंगिंग, उनकी स्कूलिंग वगैरह, वो सब आपकी धर्मपत्नी को निभाना पड़ता है। और वो अलग एनवायरनमेंट में रहते हैं, हम अलग एनवायरनमेंट में रहते हैं। और हम तो उस जमाने के हैं जहाँ कम्युनिकेशन नहीं होती थी, ऑफ महीनों पता नहीं चलता था, सब कुछ लेटर से ही होता था, जी टेलीफोन वगैरह होते नहीं थे। और शायद ये जानकर आजकल के लोगों को तो हैरानगी होगी कि टेलीफोन भी नहीं होते थे। हाँ, ये सच है। जी उनका टेलीफोन लैंडलाइन होता था, और लैंडलाइन भी इतने ज्यादा नहीं होते थे कि आप, और फिर आप जहाँ पोस्टेड थे वहां कोई सिस्टम ही नहीं है फोन लगाने का, क्योंकि आमतौर पर फील्ड एरियाज में तो कम्युनिकेशन वाज वेरी बैड। तो आपको निभाना पड़ता था चिट्ठियों से ही। तो आपको कभी कभी हम घर से निकलते थे, ड्यूटी ज्वाइन करते थे, तो जब तक हमारी चिट्ठी घर में वापस नहीं आएगी तब तक पता ही नहीं चलता था। आजकल तो अगर आधे घंटे में किसी बच्चे का फोन ना आए तो आप परेशान हो जाते हो, कहाँ गया, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो उन दिनों का जमाना ही बिल्कुल अलग था। और जहाँ तक फौज हमें कैसे देखती है, देखिए भारत में एक चीज तो हमें मानना पड़ेगा, फौज की छवि बहुत बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। क्योंकि इसकी ये खास वजह ये है कि कुछ चीजें जो आउटसाइड दी आर्मी होती है, उन चीजों से फौज जो है प्रोटेक्टेड रही है। और फौज ने जब भी फौज को कोई काम मिला, उन्होंने बखूबी निभाया है। देश के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, देश के जो एम्स हैं, जो भी टास्क मिला फौज को, वो उन्होंने बखूबी निभाया है। और सेक्रीफाइस भी बहुत सारा, अभी आप आज ही कल ही देख लीजिए, हमारे एक कर्नल, एक मेजर और एक डीएसपी शहीद हो गए कश्मीर। तो जी ये सेक्रीफाइस चलती रहती है। और देश में ये भावना है कि भाई एक आर्मी इंस्टीट्यूशन, बल्कि कईयों ने तो इसके एक ओपिनियन पोल्स भी कई बार हुए हैं जिसमें ये पता चला है कि फौज के प्रति देश में जो है उनकी ओपिनियन बहुत अच्छी है, और ये माना जाता है, सबसे रेस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशन माना जाता है। ये आर्मी वालों के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका मनोबल, जो फ्रंट में होते हैं, जो बॉर्डर्स पर होते हैं, फील्ड एरियाज में होते हैं, डिफिकल्ट हाई ऑल्टीट्यूड इंसर्जेंसी ऐसे इलाकों में होते हैं, तो उनके लिए ये एक प्रेरणा सूत्र है। जी और उनको हमेशा इससे मनोबल और मोटिवेशन मिलता है। और ये बहुत बड़ी बात है। और ये कई सालों से फौज जो है मोस्ट लाउड इंस्टीट्यूशन है देश के अंदर, और हमारे को थोड़ा गर्व होता है कि हम ही इस इंस्टीट्यूशन में हमने काम किया है। तो ओवरऑल मैं बताऊंगा कि सेक्रीफाइस बहुत करना पड़ता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको सेटिस्फेक्शन भी बहुत ज्यादा मिल जाता है कि आपने इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म पहनी है, और आपको इंडियन आर्मी की सेवा करने का जो भी हम्बल तरीके से मौका मिला है। जी। तो आपने बोला कि आपके टाइम पे कम्युनिकेशन नहीं होती थी, आजकल तो मोबाइल फोन है। बट मुझे फिर भी लगता है कि जैसे कि अगर आप पोस्टेड हैं एंड आप अपना मोबाइल फोन ऑन रखते हैं, तो आई थिंक दुश्मन भी उसको ट्रैक कर सकता है, आपके फोन को। एंड is I don't know if phone is still widely used by army. Mobile phones are still used by army because of the threats. नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन कम से कम आपको अपने वेलफेयर के बारे में पता करने के लिए, और आपकी फैमिलीज के वेलफेयर के बारे में पता करने में तो कोई बाधा नहीं है ना। अगर 5 मिनट भी फोन आपने ऑन कर लिया थोड़ी देर के लिए, तो कम से कम आपका वेलफेयर के बारे में आपके घर वाले परेशान नहीं होते, और आप परेशान नहीं होता है आपके घर वालों के साथ क्या हो रहा है। और मोबाइल को जो ट्रैक करने का सिस्टम है, वो आप आप तो उन मोबाइल को ट्रैक करेंगे जहां पर कि कोई इंफॉर्मेशन लीक होती होगी, लेकिन इसमें कोई इंफॉर्मेशन लीक का कोई साधन नहीं है, क्योंकि रूल्स रेगुलेशंस हैं, प्रोसीजर्स हैं, एसओपीज हैं, कब यूज करना, कैसे यूज करना, क्या बात करनी है, तो वो प्रोसीजर्स आर इन प्लेस। सो Sure. उस वजह से ये इतनी इतनी बड़ी समस्या नहीं है। मतलब मेरा कहने का ये है, आजकल के युग में जो इंस्टेंट कम्युनिकेशन है उससे हम वंचित नहीं है। अगर आप Of बात course, करना चाहते हैं तो आप बात कर सकते हैं। कर सकते हैं। ठीक है। तो हम ये जो यूथ है, ये आज का जो यूथ है, ये
रिस्पेक्ट तो देता है कि हाँ आर्मी है, आर्मी है, हमको उनकी इज्जत करनी चाहिए, पर कितने परसेंट यूथ ऐसा है जो आर्मी ज्वाइन करना चाहता है? किसमें ये भावना है कि मैं तो आर्मी में जाऊंगा? हर कोई वांट्स टू बी लाइक एन आईटी प्रोफेशनल, और यू नो लाइक दे वांट टू फ्लाई द प्लेन्स एंड ऑल दैट। तो कितने लोग हैं जो कहते हैं कि हमको एक्चुअली आर्मी में जाना है? जैसे हम भी है यहाँ पे, मैं देखती हूँ यूके में मैं बैठी हूँ, तो मैं देखती हूँ कि जब हम कोई प्रोटेस्ट करने जाते हैं तो इक्का दुक्का लोग पहुंचते हैं वहां पे, दूसरे तो कीपैड वॉरियर्स बथे बहुत हैं हमारे पास कि हाँ जी हम आएंगे, अच्छा आप ये कर दो, आप वैसे क्यों नहीं करते, आप ऐसे क्यों नहीं करते। तो आर्मी में इसी तरह हमारे यंगस्टर्स कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं जाने के लिए? देखिए, ये दो इश्यूज हैं, मैं दोनों इश्यूज पर थोड़ा थोड़ा बोलता हूँ। जहां तक कि आर्मी का सवाल है, जहां जो रैंक्स बिलो द ऑफिसर्स लेवल, उसमें तो बहुत डिमांड है, क्योंकि आपकी रिक्रूटमेंट अगर 100 वैकेंसीज होती है तो 10,000 लोग आ जाते हैं, तो उधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां तक ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट की बात है, अ, पहले हमेशा ये आज की बात नहीं है, आजादी के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद हमेशा आर्मी जो है तीसरे चौथे नंबर पर रहा है करियर राइट। प्रेफरेंस में। लेकिन इंडिया में पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, और कई फैमिलीज में आर्मी में जाना ही माना जाता है कि वही एक प्रोफेशन है। तो इस वजह से मेजर इशू नहीं है ये, क्योंकि काफी सारे लोग प्रेफर करते हैं आर्मी में जाना। और आजकल तो अब आर्मी में लेडीज भी जाने लगी हैं, लड़कियां भी जाने लगी हैं। एनडीए में है हमारी लड़कियां, आईएमए में है, और शॉर्ट सर्विस कमीशन से लेडीज भी जा रहे हैं। मुझे लगता है ये इतना मेजर इशू नहीं है, जो जाना चाहता है वो जाता है। और उधर भी काफी कंपटीशन है, क्योंकि आजकल सर्विस कंडीशन पहले के मुकाबले में बहुत अच्छी है, पहले नहीं होती थी। आजकल सर्विस कंडीशंस आर वेरी गुड। तो एक प्रेफर्ड कैरियर है, ये भी एक प्रेफर्ड कैरियर है। आईटी है, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट है। लेकिन जिनके अंदर जज्बा है वो फौज में जाते हैं, और ये काफी सारे लोग हैं। इंडिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है, और है एक प्रेफर्ड ऑप्शन है ये भी। जी। यहाँ तो तक आपने बोला कि आप कीपैड वॉरियर्स हैं, प्रोटेस्ट होता है आपके यहाँ या कहीं पर भी, ये सच बात है। लेकिन ये मुझे लगता है इसमें काफी सारा काम करना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग बात करते हैं या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने ओपिनियन देते हैं, लेकिन जब क्रंच इशू आता है, जहां सड़क पर आपको आना है, आप नहीं आते। और आपके लंदन यूके में तो बहुत है ये, हमने देखा कितने एंटी इंडियन फोर्सेस वहां काम करते हो, हम देखते हैं प्रो इंडिया तरफ से कोई होता ही नहीं है। तो ये हमारी समस्या है, मेरे ख्याल से इसमें काफी सारा काम करना पड़ेगा, खासकर विदेश में काम। यहाँ तो चलता है, यहाँ तो आ जाते हैं, लेकिन विदेश में जब प्रो इंडिया रैलीज करनी होती है तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, ये एक इशू है। लेकिन ये ब्रिटेन में रहने वाले लोग या यूएस में रहने वाले लोग ही कर सकते हैं, और उनको एजुकेट करना पड़ेगा कि भाई जब तक आप बाहर नहीं आओगे तब तक कोई आपकी बात सुनेगा नहीं, बिकॉज सोशल मीडिया में आप कुछ भी लिख लो, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी, ऑफ कोर्स। आई मीन मैं दूसरा ये देखती हूँ कि सोशल मीडिया में टाइम टू टाइम, आई मीन आई डोंट नो आप कितना फेसबुक देखते हैं, मैं फेसबुक देखती हूँ टाइम टू टाइम, उसमें किसी सोल्जर की फोटो होगी, वो रूखी सूखी दाल खा रहा है या रोटी सूखी खा रहा होगा। तो इज दैट ट्रू कि भाई सोल्जर्स डू सफर दैट? सेकेंडली कि इस तरह की जब वो वीडियोस या उस पे अपलोड होती हैं तो क्या उससे हमारे यूथ में डिस्करेजमेंट होती है आर्मी ज्वाइन नहीं, करने? ये इंफॉर्मेशन जो भी डालता है बिल्कुल गलत डालता है, डिमोरलाइज करने के डालता है। आर्मी के प्रोसीजर्स, और किसी भी फॉर दैट मैटर बीएसएफ, सीआरपीएफ, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बहुत अच्छा है। और जो भी ये डालता है रूखी सूखी, कोई कोई रूखी सूखी रोटी नहीं खाता। यू नो, देयर इज अ सेइंग, नेपोलियन सेड दैट आर्मीज मार्च ऑन देयर स्टमक्स। सो ये गलत, बिल्कुल गलत है। ये डिमोरलाइज करने के लिए हमारे दुश्मन लोग ऐसा डालते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, जब आप ऑपरेशन में हैं, 2-4 दिन आपने ऑपरेशन लड़ा, फिर आपको जो आपके राशन जो हैं वो सप्लाई चेन ऐसे नहीं हो सकती जो आप बैरक्स में बैठकर खा सकते हैं। जी, सो यू हैव टू लिव ऑफ द लैंड। ये तो हर आर्मी के लिए लागू है, ऑफ यूएस कोर्स। आर्मी के लिए, इंग्लिश आर्मी के लिए, इंडियन आर्मी के लिए लागू है। जब आप 3-4 दिन ऑपरेशन में रहते हैं तो फिर आपको गुजारा करना पड़ता है।
तो वो एक आर्मी की ट्रेनिंग वैसी होती है, लेकिन आर्मी में रूखी सूखी खाते ये बिल्कुल गलत है, ये है ही नहीं, बिल्कुल मैं इसको सदे से खारिज कर देता हूँ। सही बात है, क्योंकि ना मैं जब देखती हूँ तो मुझे गुस्सा आता है, क्योंकि आई आई एज आई सेड, आई कम फ्रॉम अ डिफेंस फैमिली, हमारे घर में वीर चक्र भी है मिला हुआ। तो मेरे को अजीब लगता है कि यार ये लोग क्यों इस तरह की चीज फेसबुक पे डाल रहे हैं, क्यों डिस्करेज कर रहे हैं हमारे यूथ को आगे बढ़ने के लिए कि हाँ तो आर्मी ज्वाइन करो, एंड देन बेसिकली एक बंदे का। ये लोग जो ये करते हैं ना, दे आर डूइंग द ग्रेटेस्ट डिसर्विस टू द टू द कंट्री, द not कंट्री। just to Indian army. And they are your enemies. You have to, you must accept that they are your enemies who are doing this. जी, आई नो, आई एग्री टू दैट, अच्छा, मैं अभी पीछे जब भारत गई थी तो मैं कश्मीर गई थी। तो कश्मीर में मैंने गुलमर्ग एंड सारी जगह पे बाय कार ट्रेवल कर रही थी। तो मैंने देखा कि हमारी जो इंडियन आर्मी है, बीएसएफ के लोग एंड बॉर्डर फॉर सिक्योरिटी, they were posted literally 100 meters from each other for the security purposes. I appreciate that. But आपको लगता है कि आर्मी दैट वे इज मिसयूज्ड, बिकॉज बेचारे खड़े हैं सुबह से लेकर शाम तक खड़े हैं, एंड दे आर द फर्स्ट। अगर देखिए, अगर मैं खड़ी हूँ सारा दिन तो मैं इतनी अलर्ट नहीं होंगी कि कोई anyone can come and actually shoot me, and then by the time people will get alert कि हाँ ये होने वाला, तो थोड़े से we will lose plenty personnel that way. तो मेरे को लगा कि हम एक्चुअली जैसे अपनी आर्मी को प्रॉपरली यूज नहीं कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू जेएनके, मेरा व्यू। आई कुड बी ये रॉन्ग। ना दिस इज एब्सोल्युटली बिल्कुल गलत है ये आपका परसेप्शन। इम्प्रेशन। फर्स्टली ये ओनली कुछ ही दिन ऐसा होता है जब आर्मी को इतनी तादाद में लगाया जाता है, जनरली ऐसा नहीं होता है। और वो उस वजह से होता है कि उधर थ्रेट परसेप्शन है, हर दिन थ्रेट परसेप्शन को एग्जामिन किया जाता है। अगर किसी एरिया में इंफॉर्मेशन है कि यहाँ मिलिटेंट स्ट्राइक करने वाले हैं, फिर आपको लगेगा कि ऐसे ट्रूप्स को डिप्लॉय किया जाता है। अदरवाइज ये ऐसा नहीं है कि ट्रूप्स को हर 100 मीटर पे लगाओ, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। और मिसयूज की तो बात ही नहीं है। अगर कश्मीर नॉर्मल सी में वापस आ रहा है तो ट्रूप्स को अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जाता है। एंड दूसरी बात मैं ये भी आपको बताता हूँ कि हमें ये पता, पहले तो ये पता लगाना है आर्मी और बाकी फोर्सेस में क्या अंतर है। जी। आर्मी अलग चीज है और पैरामिलिट्री फोर्सेस अलग चीज है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस अलग चीज है। क्योंकि आजकल ये लोग ड्रेस एक जैसा पहनते हैं तो पता नहीं चलता। आर्मी आर्मी जनरली है ही नहीं इन्वॉल्व, आर्मी लाइन ऑफ कंट्रोल पर है। और ओके। या तो सीआरपीएफ या बीएसएफ है जो जी जी, इट वाज हिंटरलैंड में है, सीआरपी एंड हिंटरलैंड बीएसएफ। में, जी हाँ हाँ हिंटरलैंड में है। हाँ। वो है, और वो हर ऐसा नहीं है कि हर जगह पर वो है। जैसे अमरनाथ यात्रा है तो उस टाइम डिप्लॉयमेंट हैवी होती है, क्योंकि अमरनाथ एक्चुअली यात्रा मैं अमरनाथ यात्रा के टाइम पर ही गई थी, तो हाँ, तो आपको दैट अमरनाथ यात्रा पर कितने अटैक्स हुए, कितने लोग मारे गए, तो हाँ अमरनाथ क्यों। और वो एक बहुत बहुत बड़ी न्यूज भी बन जाती है, वो मिलिटेंट्स के लुक्रेटिव टारगेट भी होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट कभी नहीं चाहे कि अमरनाथ यात्रियों पर अटैक हो, क्योंकि उससे देश में रिएक्शन हो जाता है। तो जी। उस टाइम आपने देखा होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि हर मीटर पर, हर 10 मीटर पर होता। दूसरी मैं बात ये कहना चाहता हूँ, जब आप ऐसे ट्रुप्स को देखते हो खड़ा है, पूरा दिन खड़ा नहीं रहता, उनके ड्यूटी आवर्स हैं जी, ऑफ 4 घंटे, उसके बाद रिलीफ होता है उनका, वो चले जाते हैं। ऐसे करके होता है, ऐसा नहीं है कि जवान को खड़ा कर दिया और वो दिन भर वहीं खड़ा है, ऐसा नहीं है। मैंने आपसे एक क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि बहुत से अमरनाथ यात्री थे वहां पे, एंड जब मैं उन लोगों से बात कर रही थी यात्रियों से, तो उनको ऐसा लगता था कि हाँ ये, तो मैं ये पर्पसली ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, बिकॉज आई वांटेड दैट जनता टू अंडरस्टैंड कि दैट इज नॉट व्हाट इट लुक्स लाइक टू देम इज ट्रूथ। तो देखिए, क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताता हूँ, अमरनाथ यात्रा का एक सेट रूट होता है। वो जम्मू से शुरू होता है, श्रीनगर पहुंच जाता है, श्रीनगर के बाद वो अनंतनाग के रास्ते पहलगाम, और पहलगाम। पहलगाम से चंदन, तो एक रूट है जिसको सैनिटाइज किया जाता है। इसको जी फौजी लैंग्वेज में सैनिटाइजेशन बोलते हैं। पूरे रूट को सैनिटाइज किया जाता है, इसलिए जो भी यात्री उस रास्ते से जाता है उनको लगता है यहाँ तो बहुत सारे ट्रूप्स डिप्लॉय है, लेकिन वो सिर्फ उस रूट पर है, बाकी जगहों पर नहीं है।
नहीं, ये पर उस रूट पर। आई फेल्ट वेरी सेफ। ऐसा मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं बहुत सेफ फील किया। मुझे कहीं नहीं लगा कि माय माय सिक्योरिटी हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड एनीवेयर। अबे कि मैं अमरनाथ यात्रा के लिए नहीं गई थी, मैं तो वैसे कश्मीर घूमने गई थी, और मुझे नहीं पता था उस टाइम अमरनाथ यात्रा चल रही है। और आई हैव बीन टू द एरियाज जहाँ पे इतनी भारी तादाद में नहीं थे। आई एम क्वाइट विद यू जब आप कहते हैं कि उस रूट को डिसैनिटाइज किया, तो दैट वाज द केस। पहलगाम वाले रास्ते पे था, बट नॉट ऑन द गुलमार्ग वाले रास्ते पे सेम सिचुएशन नहीं थे ना। आई एग्री। एंड इसी बात को मैं लोगों के लिए क्लैरिफाई करना चाह रही थी, ताकि लोग जो बोलते हैं, ताकि उनको पता चले कि जो नजर आता है कई बार वो एग्जैक्टली ट्रू नहीं होता, उसके लिए आपको इन डेप्थ जाननी जरूरी होती है। तो आप आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में जो जो आई मीन हमारा क्या फ्यूचर है हमारे हमारे साथ के देशों के साथ, स्पेशली चाइना इज वेरी अग्रेसिव, राइट? चाइना हैज बीन वेरी अग्रेसिव, एंड पाकिस्तान तो कुछ ना कुछ करता ही रहता है। उसको कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ छेड़खानी करते रहना है। तो आपको क्या लगता है कि हमारे क्या रिलेशंस बनने वाले हैं? इज यू थिंक द आर्मी इज गोना गेट हेवीली इन्वॉल्व्ड इन बोथ साइड्स? देखिए, जहां तक चाइना चाइना की बात है, मुझे नहीं लगता है चाइना या पाकिस्तान दोनों के साथ हमारे रिलेशन इन नियर फ्यूचर ठीक होंगे। क्योंकि चाइना ने अभी, क्योंकि जो वो संकेत दे रहा है उससे तो हमें ये पता चल रहा है कि वो दोस्ती कराना नहीं चाहता, करना ही नहीं चाहता है। क्योंकि अभी उन्होंने एक मैप पब्लिश किया है, उसमें अरुणाचल को अपना दिखाया है, नेपाल के पास को कुछ, उसूरी रिवर रशिया का भी, तो एक्सपेंशनिस्ट माइंडसेट है। या और वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है कि लोगों की भावनाओं को समझा जाए। और चाइना और इंडिया की रिलेशनशिप जो है रॉक बॉटम पर है अभी, बिल्कुल, खासकर गलवान के बाद। तो लेकिन इंडिया अपने मिलिट्री पोस्चर को स्ट्रांग बनाया जा रहा है। काफी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वहां पर खड़ी हो रही हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, जो तकरीबन 3488 किलोमीटर है। तो ये ऐसी सिचुएशन रहेगी, लेकिन इसके लिए एक ही इलाज है कि भारत अपने आप को मिलिटरली और इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाए, ताकि चाइना जो है इंडिया के साथ छेड़खानी ना करे। क्योंकि एक दो बार उन्होंने करी करी तो उनको भी मार पड़ी। अब वो 62 वाला जी, भारत तो नहीं है ये। नहीं है। तो ये मैं मानता हूं कि ये चाइना का बात है। दूसरी बात ये है, जहां तक पाकिस्तान है, पाकिस्तान तो तकरीबन तकरीबन अब एक बेगर स्टेट में मानता हूं। और उसकी इकोनॉमी इतनी खराब है, पॉलिटिकल सिस्टम इतना बिगड़ा हुआ है वहां पर। तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग जो है इंडिया में आना चाहते हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा गिलगित बल्तिस्तान में डेमोन्स्ट्रेशन हो रही थी, वो कह रहे थे कि करगिल का रास्ता खोलो, हम हिंदुस्तान में जाना चाहते हैं। तो पाकिस्तान का हाल तो बिल्कुल खराब हो चुका है। और पाकिस्तान ऑन इट्स ओन इंडिया को चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन चाइना और पाकिस्तान इकट्ठे मिलकर इंडिया के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। लेकिन इंडिया की अब स्ट्रेटेजिक थिंकिंग ये है कि हमको टू फ्रंट वॉर के लिए तैयार रहना चाहिए। हम दोनों फ्रंट्स के पास एट अ टाइम साइमल्टेनियसली अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय करें, और दोनों की तरफ से अगर वो कुछ गलत कार्रवाई करते हैं तो हम उसका अच्छी तरह से मुकाबला करें। ये हमारी स्ट्रेटेजी। आई मीन अभी देखिए G20 भी हुआ, तो चाइना वाज सपोज टू बी अ मेजर पार्ट इन दैट G20, एंड वेरी 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 नाइसली उसने अपने आप को एब्सेंट कर लिया वहां से। तो ठीक है, उनकी उनकी मुझे उनकी क्या कहना नियत साफ नहीं लगती। आई एग्री टू दैट। तो ये आई 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 अप्रिशिएट कि आपने जो बोला वेरी ऑनेस्टली बोला। नाउ एक चीज मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो हमारे जो रिटायर्ड आर्मी फोर्स हैं वो टीवी डिबेट्स में काफी आते हैं। सो उनके टीवी डिबेट्स में आने का आपको लगता है कि फायदा होता है या नुकसान होता है? देखिए, मैं खुद भी टीवी डिबेट्स में जाता हूं। मैं ये समझता हूं कि टेलीविजन डिबेट आर्मी वालों को उसी डिबेट में जाना चाहे जहां स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल डिबेट हो, मतलब सिक्योरिटी के बारे में हो, टेररिज्म के बारे में बात करनी हो। लेकिन जब एक डिबेट पॉलिटिकल डिबेट बन जाता है तो मुझे लगता है आर्मी वाले उसमें टोटली मिसफिट है, वहां नहीं जाना चाहिए। मैं खुद भी ऐसे डिबेट्स में जाता था, लेकिन अब मैं ऐसे डिबेट्स में नहीं जाता हूं जहां पर पॉलिटिक्स
कि एक बार पॉलिटिकल इशू आ जाता है किसी भी डिबेट में, तो वो टोटली डिरेल हो जाता है कि पॉलिटिशियंस के, उनके पॉलिटिकल पार्टीज के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो इशू रहता ही नहीं है, वो डिरेल हो जाता है। जी तो जहां तक स्ट्रेटजी की बात है, टेररिज्म की बात है, नेशनल सिक्योरिटी की बात है, तो वहां आर्मी वालों का जाना ठीक है, लेकिन जहां पॉलिटिक्स बीच में आता है, मुझे लगता है वहां तो आर्मी वाले बिल्कुल मिसफिट है, नहीं जाना चाहिए। जी और ऐसे डिबेट्स में जाने का कोई फायदा भी नहीं है उनको। जी जी। नहीं, आपने आपने बहुत ही ऑनेस्टली मुझे कुछ इंसाइट्स दिए हैं आर्मी की, और जो लोगों को, नॉर्मल जनता को थोड़ी सी रॉन्ग परसेप्शंस रहती हैं, एंड आपने अपने विचार दिए हैं। चलते वक्त, आई मीन, इंटरव्यू को लंबा ना करते हुए, मैं आपको फिर दोबारा बुलाऊंगी डिफरेंट टॉपिक्स के लिए। बट चलते वक्त आप भारतीय जनता को, ओवरसीज जनता को और हमारे यूथ को क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आप जैसे जो लोग हैं, हम उनको रियली, मैं नमन करती हूँ। मैं जैसे ही दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरती हूँ, वहां पे कोई भी अगर डिफेंस का किसी भी उसका खड़ा होता है, मैं हमेशा उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ। क्योंकि हम सेफ हैं, आप लोगों की वजह से हम लोग सेफ रहे हैं, आप लोगों की वजह से ही हम जिंदा हैं, आप लोगों की वजह से ही हम तरक्की कर पाए हैं, आप लोगों की वजह से ही हम पढ़ पाए हैं, ढंग से तमीज से पढ़ पाए हैं। अगर आर्मी या डिफेंस नहीं होती हमारे देश में, तो हम लोग को जिस तरह बाहर से बार बार अटैक आते, तो हम वो नहीं कर पाते। तो आपका क्या संदेश है इन लोगों के लिए? थैंक यू। आप तो आर्मी मिलिट्री बैकग्राउंड के हैं और आप ये सब बोल रहे हैं, ये तो आपके लिए भी अच्छा लगता है, आपको आपको अपने बारे में सुनने, हमारे बारे में सुनने अच्छा जी लगता है। जी मैं ये बोलना चाहता हूँ, देखिए, भारत का जो पिछले 9-10 साल से भारत में जितनी भी प्रोग्रेस हुई, तरक्की हुई है, उससे भारत की छवि बहुत अच्छी हो गई है। भारत को जिस जिस नजरिए से देखा जाता था पहले, अब उस नजरिए से नहीं देखा जाता है। जी हमारी अभी तीसरी इकोनॉमी है वर्ल्ड में। हमारे काफी सारा इंडिया में काम हो रहा है, वो आईटी क्षेत्र में हो, मेडिकल फील्ड में हो, या ट्रेड में हो, या इकोनॉमी हो, इतनी बड़ी बन रही है कि मुझे लगता है एक समय ऐसा आएगा जब भारत, जिसको पहले सोने की चिड़िया बोलते थे, वो दोबारा से सोने की चिड़िया जेन्युइनली बनेगा। लेकिन इसकी एक बड़ी समस्या है। पहली बड़ी समस्या ये है कि जैसे जैसे भारत बड़ा होता जाएगा, तरक्की याफ्ता बन जाएगा, प्रोग्रेस करेगा, बड़ी ताकत में उभरे, और बड़ी ताकत में ये नहीं कहता कि मिलिटरी तो होगा ही वो, बिकॉज दैट इज कंकरेंट विद योर इंक्रीज इन इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। तो दुनिया में जो बड़ी ताकतें थी, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगी, वो उसको वो जेलस फील होंगे कि एक नई ताकत उभर रही है। ऑफ कोर्स, आपने देखा ही है यूक्रेन और पुतिन की वॉर में, आपने देखा ही है कि वेस्ट देखा पे है, प्रेशर डाला है हम लोगों देखा है। ने। जी तो मैं ये मानता हूं कि जैसे जैसे भारत आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे भारत ताकतवर बनेगा, जैसे जैसे भारत पॉलिटिकली स्ट्रांग होगा, इकोनॉमिकली स्टेबल होगा, और सोशली हम हारमोनियस तरीके से एक दूसरे के साथ रहेंगे, तो भारत काफी ऊंचे दर्जे पर पहुंच जाएगा। मैं नहीं समझता हूं कि भारत विश्व गुरु हमें नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम विश्व मित्र क्यों, हम गुरु किसी का नहीं बनना चाहते, ऑफ लेकिन हम कोर्स। दुनिया भर में एक वसुदेव कुटुंबकम का एक मैसेज लेना चाहते हैं कि आजकल के युग में दुनिया में कहीं भी कुछ हो, पर्यावरण में हो या क्लाइमेट चेंज किसी में भी हो, वो पूरे विश्व को असर करता है। तो उस लिहाज से जो हमारी पुरानी फिलॉसफी है, उस पे काम करके भारत आगे बढ़ेगा। लेकिन हमारे जो चैलेंजेस भी हैं इक्वली बड़े हो जाएंगे। तो इन चैलेंजेस को, द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारा जो डायस्पोरा बाहर है, क्योंकि हमारा जो डायस्पोरा है वो हर जगह पर इतना पावरफुल है, वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो मेडिसिन हो, इंजीनियरिंग हो, आईटी हो, ट्रेड हो, बिजनेस हो, हर क्षेत्र में अभी वो अग्रिम पंक्ति में है। तो उनके लिए काफी चैलेंज है। उनको इस बात का, दे आर द एम्बेसडर्स ऑफ न्यू इंडिया, और ये जी नया भारत है। जी तो मैं मानता हूं कि उनके कंधों पर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस मैसेज को आगे करना, और जो चैलेंजेस हैं उनको काउंटर करना। तो मैं उनको यही मैसेज देता हूं कि भाई, आप लोग भारतीय हो,
आप विदेश में हैं, आपकी जो भी कंट्री है वहां तो आप कर ही रहे हो, अच्छा वहां तो आप योगदान कर ही रहे हो, लेकिन भारत की छवि को बनाने के लिए, भारत के चैलेंजेस को काउंटर करने के लिए आपने बहुत कुछ योगदान करना है, और वो आप ही डिसाइड कर पाएंगे कि उन चैलेंज को कैसे काउंटर करना है। जी जी। मैं अपना मतलब पूरा योगदान करने की कोशिश करती हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे आसपास के लोग भी उसमें ज्यादा से ज्यादा योगदान करें। तो मेरी हमेशा ये कोशिश रहेगी। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने समय निकाला। मैं थैंक आपको यू, फिर थैंक से यू। दोबारा कनेक्ट करूंगी, वो जो हमने जो दूसरा संपर्क के लिए हम दोबारा से बात करेंगे। और आज मुझे एक एक एक्स आर्मी ऑफिसर के मुंह से बातें सुननी थी, मुझे वो आनंद लेना था। थैंक यू, धन्यवाद जी, कुछ जी आपका, थैंक यू। थैंक यू।